एक परिवार में 4 लोग रहते थे। पति पत्नी राज, रिया और उनके 2 बच्चे थे। स्वाति 18 वर्ष, स्पर्श 15 वर्ष। ये चारों मॉल में शॉपिंग करने गए थे और मॉल में घूम रहे थे। 2 दिन बाद होली का त्योहार आने वाला था। कल होली का दहन है, पूजा का सामान भी तो लेना है। मम्मी, मैं भी पूजा करने आपके साथ चलूंगी। हमारे मोहल्ले में ही होली का दहन होगा। आसपास के सब लोग वहीं पूजा करेंगे। पर पापा, वो तो बहुत बोरिंग होता है। न कोई म्यूजिक, न मस्ती, न डांस। ये होली का पूजन है, कोई तुम्हारे कॉलेज का फंक्शन नहीं है जो म्यूजिक और डांस हो। ठीक है, ठीक है। स्वाति ने एक नया सफेद कुर्ता खरीदा और स्पर्श ने बहुत सारे रंग और पिचकारी खरीदी। चारों अपनी कार में घर वापस आ रहे थे। मॉल से घर ज्यादा दूर था और बीच में थोड़ा सुनसान रास्ता भी था। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तभी स्वाति ने वहां पेड़ों के बीच एक जगह थोड़ी दूर लकड़ियों के ढेर देखे। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। स्वाति ने अपनी दोस्त संजना को कॉल की। हेलो संजना, तुम होली वाले दिन मेरे घर आओगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। सुनो, तुम कल भी मेरे घर आ जाना। कल होली का पूजन है और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं कल ही बताऊंगी तुम्हें। ओके, बाय। अगले दिन दोपहर में घर की घंटी बजती है। स्वाति दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर संजना होती है। दोनों स्वाति के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अच्छा, अब तो बता दे, क्या प्लान है तुम्हारा आज का? देख, आज होली का पूजन है और हमारे मोहल्ले में होली का पूजन में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो क्या, हम दोनों इसे मजेदार बनाएंगे। और वो कैसे? कल मैंने एक जगह पर लकड़ी के ढेर देखे थे। हम वहाँ जाएंगे और होली का पूजन और होली का दहन वही करेंगे। तभी स्वाति की माँ रिया कमरे में चाय लेकर आती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? हाँ, कुछ नहीं मम्मी, बस संजना कह रही थी कि उसे थोड़ा बाजार का काम है और उसकी स्कूटी भी आज इसका भाई ले गया है, तो ये चाहती है कि मैं इसके साथ बाजार जाऊं, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। संजना हैरानी से स्वाति की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अरे, क्यों मन नहीं है? तुम चाय पीकर इसके साथ बाजार जाओ। पर मम्मी, भर कुछ नहीं, बस टाइम से घर आ जाना। संजना और स्वाति चाय पीकर घर से निकल पड़ते हैं। दोनों उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह सड़क से थोड़ी दूर होती है। स्वाति बैग में से छोटा स्पीकर निकालती है। ये स्पीकर किस लिए? डांस करेंगे, तभी तो मजा आएगा। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और उसके लिए म्यूजिक जरूरी है। वो आगे जाती है। वहाँ कोई लकड़ियों के ढेर नहीं होते। यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कल तो यहीं इतनी सारी लकड़ियाँ थी। चल, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। नहीं यार, रहने दे, बहुत सुनसान है यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चल घर चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहाँ लकड़ियों का एक ढेर दिखता है, पर वो जल रहा होता है। ये क्या? ये तो जल चुका है। इसमें से गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की चिता जल रही है। मुझे सच में डर लग रहा है। प्लीज चल यहाँ से। बिल्कुल नहीं, यहाँ हर तरफ पेड़ है, नीचे कुछ लकड़ियाँ और पत्ते गिरे हुए हैं। हम इकट्ठा करके इसमें डाल देते हैं ताकि ये ज्यादा देर तक चले। तुम होली का पूजन करने आई हो या पिकनिक मनाने? अब तो होली का दहन ही हो गया, पूजन तो पहले किया जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। स्वाति यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस जलते हुए ढेर पर गिरा देती है और स्पीकर में गाने चला लेती है और उसके चारों ओर नाचती हुई घूमती रहती है। संजना एक तरफ खड़ी रहती है। तभी अचानक स्वाति बेहोश होकर गिर जाती है। संजना डर जाती है। स्वाति, उठो, क्या हुआ तुम्हें? स्वाति बेहोशी की हालत में ही जमीन पर यहाँ से वहाँ होने लगती है, जैसे कोई उसे आगे पीछे घसीट रहा हो। फिर अचानक वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती हैं और होंठ बिल्कुल काले और रूखा चेहरा होता है। संजना जोर से चीख मारती है। स्वाति उल्टे कदमों से पीछे जाती है और पेड़ पर चढ़ने लगती है। संजना डर के मारे वहां से भाग जाती है।
वो पैदल ही अपने घर तक पहुंच जाती है। शाम के वक्त स्वाति अपने घर आ जाती है। आ गई तुम? संजना कहाँ है? हो गई उसकी शॉपिंग? शायद उसे कुछ याद नहीं होता। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ स्वाति? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? अगले दिन होली होती है। स्वाति संजना को कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठाती। मोहल्ले में सब लोग और स्वाति का परिवार आपस में होली खेल रहे होते हैं। स्वाति भी अपना सफेद कुर्ता पहनकर घर से बाहर आती है और सबको रंग लगाती है। तभी स्वाति को भीड़ में एक औरत दिखाई देती है जो काली साड़ी पहनी हुई होती है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। फिर वो औरत गायब हो जाती है। थोड़ी देर में स्वाति मुड़कर देखती है, वो औरत उसके घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। स्वाति भागकर उसके पीछे घर में जाती है। कौन हो तुम? उसे जोर जोर हर तरफ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कौन हो? मेरे सामने आओ। रुको, तुम कौन हो? तभी वो औरत उसे सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। वो उसके पीछे छत पर चली जाती है। औरत आगे बढ़ती जाती है। वो औरत स्वाति की तरफ घूम जाती है। उसका चेहरा भयानक होता है। उसकी आंखें सफेद और होंठ काले होते हैं। चेहरे पर जख्म होते हैं। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। उसके हाथ बहुत घिनौने, डरावने और बड़े होते हैं। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक औरत का भूत होता है। स्वाति चीख मारती है और वापस जाने के लिए मुड़ती है तो सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी चिता जल रही थी और तू वहाँ नाच रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। उस आदमी ने मेरी हत्या करके मुझे जंगल में जाकर जला दिया और तू वहाँ जश्न मना रही थी। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। तू जिंदा नहीं रह सकती। तेरी मौत से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो स्वाति को छत से धक्का दे देती है। स्वाति नीचे गिरती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब लोग वहां भागकर आते हैं और मातम छा जाता है। स्वाति के कुर्ते के पीछे 2 बड़े बड़े हाथों के निशान होते हैं। ये तो किसी चुड़ैल के हाथ के निशान लग रहे हैं। स्वाति के माँ बाप और भाई रोते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी मौत का राज पता नहीं लगता। तभी स्वाति की माँ रिया संजना को कॉल करती है। वो कॉल नहीं उठाती। रिया और राज संजना के घर पहुंच जाते हैं और वहां भी सब होली खेल रहे होते हैं। रिया संजना के पास जाती है और उसे स्वाति के बारे में बताती है। संजना घबराकर एक दिन पहले हुई सारी घटना के बारे में बता देती है। रिया और राज संजना को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पुलिस छानबीन कर रही होती है। यहाँ क्या हुआ है सर? 2 दिन पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करके कल उसकी लाश को यहाँ जला दिया था। उस आदमी ने आज ही पुलिस के सामने सरेंडर किया है, इसलिए हम यहाँ जांच करने आए हैं। रिया समझ गई थी कि उस औरत की जलती हुई चिता के पास जश्न मनाने के कारण स्वाति की मौत हो गई। उस औरत ने स्वाति से बदला लिया था। आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर महेश ने जब सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ था। उसे घूर रहा था।
इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजू की चीख निकल गई। राजू मुंबई शहर में रहता था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वो जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, उस जमीन पर घर भी बना है। हम लोग आज रात ही वहां जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वो कल अग्रवाल साहब को लेकर वहीं आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट शापित है। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ ही चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वह घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? अरे बाबा, मनहूसियत कुछ नहीं होती है। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर वो चीख पड़ी। वो देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। वो खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना साहब। हाँ, ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जब से ही यहाँ पर आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी। वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ गई, मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी। उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलटकर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी यहाँ से चले जाने की। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब अजीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का ही असर है। तुम सो जाओ विधि। मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में लेकर गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी।
कि अचानक उसे छत पर उन्हीं में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घोरने लगा और अचानक झपट कर विधि के ऊपर आ गया। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। क्या हुआ विधि? राजू वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने वहां देखा तो वास्तव में वहां कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी। जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी। विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ इंसानी सर पड़ा हुआ है, जो पूरा खून से लथपथ था। वह कटा हुआ शेर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। अब क्या हुआ? राजू देखो, ये कुकर में किसी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात और है, अग्रवाल साहब यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना कहकर राजू गुस्से से वहां से चला गया। डरी सहमी विधि वहां खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। अग्रवाल साहब नहीं आए? दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। राजू, मैं अपनी इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस जमीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर है, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? जब मैंने ये मकान बनाया था तो सिर्फ कुछ ही दिन रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना, ओ बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजी थी राजू। इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था। वो पतला दुबला सा था और उसकी आंखें भी अंदर की ओर घुसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से में महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अरे अगर तुमने किसी को नहीं भेजा था तो वो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए और उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू बहुत सालों पहले हमारे घर का नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट में हमने जला दिया था और हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंख अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। वो सब बाहर की ओर भागकर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर की लाइट बहुत तेज जलने बंद होने लगे और घर का सामान गिरने लगा। राजू भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक आधी जली लाश ने उसे पकड़ लिया
और अपने दांत नताशा के गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। ये देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां 5 लाशें मिली और न्यूज हेडलाइन में चल रहा था कि कुर्ला रोड के शापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? आर्यन गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक चीख से उसकी आंख खुल गई। वह भागता हुआ उस ओर पहुंचा जहां से चीखने की आवाज आई थी। उसने देखा एक लड़का जमीन पर तड़प रहा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसका हाथ गायब था। अचानक आर्यन की निगाह बगल में खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी जो उस लड़के का हाथ खा रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? क्या तुम मुझे नहीं जानते मेरे आर्यन? यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 1 महीने पहले आर्यन नैनीताल का रहने वाला था। उसकी उम्र इस वक्त 35 साल के करीब थी। वह एक बिजनेसमैन था। आर्यन की अभी शादी नहीं हुई थी। आर्यन के परिवार में उसकी मां सुमन थी। उसके पिताजी कुछ दिनों पहले ही चल बसे थे। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी कमर अब दर्द करने लगी है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे दोस्त शिवम की बर्थडे पार्टी है। इतना कहकर आर्यन अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से निकल गया। ऑफिस के काम से फ्री होकर आर्यन अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड की। पार्टी में बहुत धमाल हुआ। रात के करीब 1 बज चुके थे और बाहर का मौसम तूफान आने वाला है ऐसा हो रहा था। उसके दोस्त शिवम ने उससे कहा, आर्यन, मुझे लगता है तुझे सुबह जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है और बाहर देखकर नहीं लग रहा है कि तुझे इस समय अपने घर जाना चाहिए। तू अपनी माँ को फोन करके क्यों नहीं बता देता? मौसम खराब है यार। मैंने माँ को कई बार फोन ट्राई किया बट नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर आर्यन वहां से निकल पड़ा। वह अपनी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश शुरू होने वाली हो। अचानक आर्यन को ऐसा लगा कि कोई परछाई बड़ी तेजी से उसके सामने से गुजरी हो। आर्यन ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। वो काफी डर गया और समझ नहीं आया कि अब यह अचानक से उसके साथ क्या हुआ। मगर हर तरफ सिर्फ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर सड़क पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी। आर्यन हैरत में पड़ गया क्योंकि कुछ क्षण पहले वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। आर्यन ने अपनी बाइक उस लड़की के नजदीक लाकर खड़ी कर दी। कौन है आप? अभी कुछ देर पहले जब मैंने देखा था तब यहाँ कोई नहीं था। आप शायद अंधेरे की वजह से देख नहीं पाए होंगे। मैं तो काफी समय से यहीं बैठी हूँ। इतनी रात में आप अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपके साथ कोई नहीं है? दरअसल मेरी फेसबुक पर एक लड़के से चैटिंग हुई थी और चैटिंग करते हुए ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था, मगर अब उसका फेसबुक अकाउंट भी डिलीट है और उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। ओह, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। आर्यन की बात सुनकर रीमा आर्यन की ओर गौर से देखने लगी और वो उसे शक की नजर से देखने लगी। अरे शक मत करो, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ। मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है। आर्यन रीमा को अपने घर ले आया और अपनी माँ को रीमा के बारे में सब कुछ बता दिया। आर्यन की माँ को रीमा बहुत ज्यादा पसंद आई। रीमा को उस घर में रहते हुए 10 दिन से अधिक समय हो चुका था और आर्यन रीमा की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो चुका था। फिर एक दिन, रीमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच कहूँ आर्यन, तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तो फिर तुम अपने पापा का फोन नंबर मुझे दो, मैं उन्हें यहाँ बुलाकर सारी बात बताता हूँ। आर्यन की बात सुनकर रीमा थोड़ा सकपका गई और फिर सोचकर बोली, नहीं आर्यन, पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम पापा को सारी बात बता देना। जैसे तुम्हारी मर्जी। रीमा और आर्यन की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो सब सही चलता रहा।
मगर आर्यन ने एक बात नोट की कि कभी कभी आधी रात के बाद रीमा अचानक गायब हो जाती थी और उसे ढूंढने से नहीं मिलती थी, और कभी अचानक रात में उसकी आंख खुलती तो रीमा उसे अजीब सी नजरों से देख रही होती। सुबह पूछने पर वो कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। फिर एक दिन नितिन शाम को आर्यन से मिलने आया। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है भाभी, मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। जी शुक्रिया। क्या बात है भाई, भाभी की बहुत तारीफें की जा रही हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। रीमा नितिन को बाहर तक छोड़ने आई। नितिन अपनी बाइक से कुछ दूर ही चला होगा कि उसे अचानक गली के खंबे के पास एक साया नजर आया, और तभी अचानक से नितिन की बाइक का टायर वहीं खड़े खड़े अपने आप ही पंचर हो गया और बाइक की लाइट भी अपने आप ही बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। वो साया नितिन के करीब आने लगा। पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो साया नितिन के करीब आ रहा था, नितिन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। जैसे ही वो साया नितिन के नजदीक आया, नितिन की हैरत की इंतहा नहीं रही। वो रीमा थी जो नितिन की ओर अजीब सी निगाहों से देख रही थी। भाभी आप हाँ मैं। इतना कहकर रीमा नितिन के बेहद ज्यादा नजदीक आ गई। उसने अपने हाथों से नितिन के चेहरे को थाम लिया। अचानक रीमा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके मुंह से लंबे और पहने दांत बाहर निकल आए। उसके चेहरे का मांस लटकने लगा। उसका शरीर किसी जलती हुई स्त्री जैसा हो गया। उसकी आंखों का रंग लाल हो गया। अचानक रीमा ने अपने बड़े बड़े पंजे नितिन के सीने में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसे मार दिया। पर मरने से पहले नितिन की दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। दूसरे दिन नितिन की अधखाई लाश उसी खंबे के पास मिली। आर्यन ने जब उसे उस अवस्था में देखा तो उसे काफी अफसोस हुआ। धीरे धीरे करके आर्यन के घर के आसपास के पड़ोसी गायब होना शुरू हो गए और रहस्यमयी तरह से उन सभी लोगों की मौतें होने लगी। रीमा का अचानक रात में गायब हो जाना रीमा को शक के घेरे में डाल रहा था। एक दिन, रीमा, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। क्या बात है आर्यन, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। रात के वक्त तुम अचानक कहाँ गायब हो जाती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल रात मैंने तुम्हें बिस्तर पर मौजूद नहीं पाया। मैंने तुम्हें घर के अंदर भी तलाशा मगर तुम कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे बताओ, रात के वक्त तुम कहाँ गायब हो जाती हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दो। आर्यन की बात पर सीमा का गुस्सा झलकने लगा। आर्यन ने देखा उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था और उसका चेहरा क्रोध से अजीब सा हो गया था। आर्यन को ऐसा लगने लगा था कि उसके सामने उसकी पत्नी किसी चुड़ैल में बदल रही है। उसका चेहरा देखकर आर्यन अंदर ही अंदर कांप गया, मगर उसने अपना डर सीमा के सामने जाहिर नहीं किया। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर रीमा वहां से चली गई। आर्यन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में हो रही हत्याओं का कहीं ना कहीं संबंध रीमा से है, क्योंकि जब से रीमा इस घर में आई थी तब से ही रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही थी। और उसने सोचा कि अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसके पीछे का राज उसे जरूर पता करना चाहिए। आर्यन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में हो रही हत्याओं का कहीं ना कहीं संबंध रीमा से है, और उसने सोचा कि अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसके पीछे का राज उसे जरूर पता करना चाहिए। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी सुमन ने उसकी बातें सुन ली थी। बेटा, मैं भी तुझसे यही बात बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं कह पाई। जब से बहू इस घर में आई है मेरे दिल में अजीब खौफ हमेशा रहता है। मैंने बहू को रात के वक्त कई बार बाहर जाते देखा है, पर उसका सिर्फ चेहरा ही बहू का होता है। पर वो एक चुड़ैल है, क्योंकि वो उल्टे पैरों के साथ बाहर जाती है और वही सभी लोगों के गायब होने का असली कारण है। तो तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई माँ? मुझे डर था कहीं तू मेरी बात पर यकीन करे या ना करे। तुम परेशान मत हो माँ, आज रात फैसला हो जाएगा। मैंने बाबा जी से इस बारे में बात कर ली है, हो सकता है वो आज आ जाएं। रीमा के सो जाने के बाद आर्यन जागता रहा। आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया था, मगर रीमा सोती रही। आर्यन की पलकें भी बोझिल होने लगी थी। वह कब नींद की आगोश में चला गया उसे पता नहीं चला। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था
कि अचानक एक चीख से उसकी आंख खुल गई। रीमा बिस्तर से गायब थी। वह भागता हुआ उस ओर पहुंच गया जहां से चीखने की आवाज आई थी। उसने देखा एक लड़का जमीन पर मरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। अचानक आर्यन की निगाह बगल में खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी जो उस लड़के को खा रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? क्या तुम मुझे नहीं जानते मेरे आर्यन? यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज रीमा की थी। रीमा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई आर्यन के नजदीक आ गई। रीमा का इतना भयानक चेहरा देखकर आर्यन के शरीर का खून जम गया। उसने देखा उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसका चेहरा बेहद काला था। रीमा ने हंसते हुए कहा, तो तुझे मेरी सच्चाई का पता लग ही गया मेरे पतिदेव। मैंने तो सोचा था तेरा दिल सबसे बाद में खाऊंगी, लेकिन लगता है तेरी किस्मत में मौत आज ही लिखी है। आर्यन ने हकलाते हुए रीमा से कहा, कौन हो तुम? कि तभी पीछे से एक भारी आवाज टकराई। वो एक भूतनी है, एक डायन, जिसे तू अपने घर में ब्याह कर लाया है। आर्यन ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने उसकी माँ एक बाबा के साथ खड़ी हुई थी। बाबा के चेहरे पर तेज झलक रहा था। बाबा को देखकर रीमा बुरी तरह क्रोध से भड़क उठी। अच्छा, तो ये तेरी चाल है बुढ़िया? तुझे क्या लगता है ये बाबा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? उसके पास से दूर हट जाओ आर्यन। वो तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक भूतिया पत्नी है जो अपने मकसद पूरा करने के लिए रूप बदल कर यहाँ आई है। आज तक जितनी भी हत्याएं हुई है वो सब इसी ने की है। ये वो भूतनी है जो बहुत ताकतवर है। हर 100 साल बाद निकलकर ये इंसानी खून पीती है जिससे इसको शक्ति मिलती है। बाबा की बात सुनकर आर्यन तेज कदमों से वहां से हट गया। रीमा गुस्से से उस बाबा की तरफ झपटी, मगर बाबा पहले से ही तैयारी करके आए थे। बाबा ने अपने हाथ की मटकी को जैसे ही खोला, रीमा चीखती हुई पीछे हट गई और उसने सुमन को दबोच लिया और एक झटके में उसने सुमन पर वार करके वहीं खत्म कर दिया। सुमन की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर आर्यन अपनी मां के पास भागा, मगर रीमा ने आर्यन को पकड़ लिया। रीमा की खौफनाक आंखें देखकर आर्यन बहुत घबरा गया। रीमा ने जैसे ही अपने पंजे आर्यन की तरफ बढ़ाए कि तभी बाबा कोई सफेद पाउडर रीमा की ओर फेंका। रीमा की पग ढीली हो गई। वह चीखने लगी और उस मटकी के अंदर समा गई। बाबा ने झट से उस मटकी को बंद कर दिया। सड़क पर मिली किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करते। वो एक भूतनी थी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ले ली, तुम्हारी माँ की भी। मैं इस मटकी को साथ ले जा रहा हूँ। इसे किसी ऐसी जगह पर गाड़ दूंगा जहां पर कोई ना जा सके। उस तूफानी रात के एक फोन कॉल के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिंदगियां बदल गई थी, लेकिन आज तक सच्चाई का किसी को भी पता नहीं लगा है। घर में थोड़ा अंधेरा भी था और बिल्कुल सन्नाटा। तो समायरा को यह चीज थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। फिर उसने सोचा कि शायद बच्चे सो रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। इसके बाद समायरा टीवी देखने लग गई। 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद समायरा ने मिठाई खाने का सोचा। वह जैसे ही उठी तो उसे सीढ़ियों पर जहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वो पलके तक नहीं झपका रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो जेरी, तुम कैसे हो? नींद पूरी हो गई? आओ तुम्हें मिठाई दूं। जेरी कुछ नहीं बोला और एकटक समायरा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ जेरी बेटा, नीचे आ जाओ। और जेरी यूं ही सीधा खड़ा रहा। उसने तेज चीख मारी और सीधा खड़ा अचानक नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा लगा मानो उसने ऐसा जानबूझकर कर दिया था। समायरा जोर से चिल्लाई। वो भागकर उसके पास गई, तभी अचानक जेरी वहां से गायब हो गया। समायरा के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वह खुद के चेहरे पर थप्पड़े लगाने लगी। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है।
चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सिद्धार्थ और मीनाक्षी को पूरा शहर जानता था, क्योंकि वे अपने बिजनेस में काफी सफल हो चुके थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपने बिजनेस में काफी सफल हो गया था। मीनाक्षी घर पर ही रहती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाता था। परिवार की बात करें तो उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, लिली और जेरी। मीनाक्षी, मुझे अब बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरे साथ आओ। वो तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम बेबी सिटर रख लेंगे, बाकी सब नौकर तो है ही। ठीक है, पर इस छोटे से शहर में बेबी सीटर मिलना भी तो मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। उन्होंने हर अखबार में बेबी सिटर की वैकेंसी की ऐड छपवा दी थी। तो एक दिन समायरा नाम की 21 साल की एक लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, जो दिखने में ही काफी गरीब लग रही थी। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी दुखी लग रही थी। गार्ड ने उसे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगी, साहब जाने दो ना, मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं है जरूरत, चल निकल। तभी अंदर गार्डन में खड़ी मीनाक्षी उसे देख लेती है। उसकी परमिशन से समायरा घर के अंदर आती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तो क्या करती हो तुम, और पापा क्या करते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ मेम साहब, और पापा। समायरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या हुआ, बोलो। पापा जेल में है। क्यों, क्या क्राइम किया था? चोरी के आरोप में मैडम। देखो, मैं एक चोर की बेटी को नौकरी पर नहीं रख सकता। समायरा हाथ जोड़कर रोने लगती है और उनसे विनती करती है, ऐसे मत करो साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मेरा बाप चोर है, मैं नहीं। हाथ जोड़कर विनती है साहब। उसकी हालत देखकर उन दोनों को दया आ जाती है और आखिरकार उसे इस बेबी सिटर की नौकरी पर रख लिया गया। समायरा ने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक बेबी सिटर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसे वहां अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना पीना भी मिलता था। समायरा इस नौकरी से काफी खुश थी और वो पूरी लगन के साथ नौकरी कर रही थी। वो दोनों अपने काम में बेहद बिजी थे। उन दोनों के पास संडे के अलावा बच्चों को संभालने का वक्त नहीं मिलने वाला था। अब सिद्धार्थ और मीनाक्षी मिलकर बिजनेस संभालने लगे। एक दिन सिद्धार्थ के घर उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोमिल अपनी शादी का कार्ड देने आता है। वह समायरा की पूछताछ करने लगता है। यार ध्यान रखना, आजकल ये घर के नौकर ही घर वालों को लूट लेते हैं। अरे इसका बाप तो चोर है, मैंने तो मीनाक्षी से पहले ही कहा था, पर वो माने तब ना। कमाल है, तुम तो बड़े रिस्क टेकर हो। अपने गले में पहले ही मुसीबत डाल के बैठे हो, संभल कर रहना इससे। खैर अब तक सब ठीक चल रहा था तो संडे का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी दोपहर होने को ही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। समायरा अपने घर पर ही थी। तभी समायरा का फोन बजा। अरे मीनाक्षी मैडम का कॉल। आज तो वो रोमिल साहब की शादी से वापस आए होंगे। उसने फोन उठाया और बात की। समायरा, आज हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आज तुम बच्चों की देखभाल के लिए आ जाओ। लेकिन मैडम आप आज ही तो शादी से वापस आए हैं और आज संडे भी है। हाँ, काम भी अचानक से आ पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पे कर दूंगी। वो बात नहीं है मैडम, पर मैं कैसे आऊँ? बाहर तो इतना तूफान आ रहा है और आपका घर भी इतनी दूर है। तुम बस तैयार रहो, तुम्हारे साहब तुम्हें घर से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ छोड़कर हम काम पर निकल पड़ेंगे। तो समायरा जल्दी से घर के काम निपटा कर तैयार हो गई और आधे घंटे में सिद्धार्थ भी वहाँ पहुँच गया। वो समायरा को अपने घर ले आया। समायरा, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। खाने का सभी सामान किचन में रखा है और रोमिल की शादी की मिठाई भी रखी है, खा लेना। ठीक है मैडम, मैं और सिद्धार्थ 3 या 4 घंटे में घर आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे साहब तुम्हें घर पर छोड़ आएंगे। मैडम आज ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए सिद्धार्थ ही तुम्हें लेने आए थे। तो इसके बाद मीनाक्षी और सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाते हैं। वापस से आज का दिन। अब तक समायरा बहुत डर चुकी थी। तभी उसे किचन में बर्तन और पानी की आवाज आने लगी। अब ये किचन में बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई बिल्ली आ गई है। वह किचन की तरफ जाने लगी तो समायरा ने देखा कि किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़कर लिली सिंक के पास बैठी थी और बर्तन धो रही थी। समायरा को लिली की पीठ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। सिर्फ पानी और बर्तन की आवाज आ रही थी। अरे लिली, ये काम तुम क्यों कर रही हो बच्चे? तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा और नजदीक गई तो देखा कि नल में से पानी की जगह खून बह रहा था
और जैसे ही लिली ने उसकी तरफ देखा, लिली का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेरी का था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें एकदम फटी हुई थी। चेहरे पर पूरा गुस्सा था। समायरा का दिल मानो गले में आ गया। अचानक से पीछे हट गई और दीवार से टकराई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी लिली ने खून से भरा एक गिलास समायरा के चेहरे पर फेंक दिया और समायरा पूरी खून से लथपथ हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। वह आंखें बंद करके सिर्फ चिल्लाती रही कि तभी एकदम शांति छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर लिली थी, ना ही कोई बर्तन और ना ही उस पर कोई खून। समायरा के साथ यह सब क्या हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। समायरा उस घर से जाने का सोच ही रही थी, लेकिन वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। फिर उसने खुद को शांत किया और वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है इस घर में कोई चोर घुस गया है। जेरी और लिली के कमरे ऊपर थे और सिद्धार्थ और मीनाक्षी का एक कमरा ऊपर भी था और नीचे भी। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। तभी उसे जेरी भागते हुए दिखाई दिया। वह भागते हुए अपने कमरे में चला गया। जेरी कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ बच्चे। लेकिन जेरी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और समायरा लिली के कमरे में चेक करने के लिए गई। उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था तो वो हैरान हो गई क्योंकि मीनाक्षी मैडम कहकर गई थी कि लिली सो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई जेरी के कमरे में सो रही होगी। वो दोबारा से जेरी के कमरे की तरफ गई और इस बार वो कमरा खुल भी गया, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम में चेक करने के लिए गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का भयानक नजारा देखकर वो हिल गई। वो जोर से चिल्लाई। बाथरूम में लिली और जेरी पानी वाले टब में डूबे हुए थे। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर वही भाव थे जो थोड़ी देर पहले समायरा ने देखे थे। इसका मतलब जो उसने देखा वह सच्चाई भी थी। वो लिली और जेरी के भूत ही थे। तभी उसने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने सिद्धार्थ को फोन किया और उसका भी फोन बंद था। वह बहुत डर गई। अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो वो भागने की आवाज किसकी आ रही थी? कहीं उनका कातिल यही तो नहीं छुपा हुआ? हे भगवान। समायरा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस के आने से पहले वो सिद्धार्थ और मीनाक्षी के कमरे में चेक करने गई और उसने हाथ में एक डंडा और टॉर्च लिया हुआ था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। उसे लगा कि कातिल को देखते ही वो उस पर डंडे से वार करेगी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और मीनाक्षी का कमरा खोला उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई। सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां बेड पर पड़े थे। उन दोनों के मुंह से झांक निकल रहा था। उनकी भी आंखें बिल्कुल वैसे ही खुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी। ये दोनों भी मर चुके हैं तो अभी दोपहर के वक्त सिद्धार्थ साहब मुझे कैसे लेने आए? वो पूरी तरह से उलझ गई थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समायरा एकदम चौकन्नी हो गई। समायरा ने एक हाथ में अपना टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ में डंडा जोर से पकड़ लिया। तभी वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया और वहां सामने पुलिस खड़ी थी। समायरा ने सारी बात पुलिस को बताई कि वो उस घर में एक बेबी सीटर का काम करती है और आज संडे के दिन मीनाक्षी ने उसे फोन किया था क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और आज वो बच्चों को देखने आई थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर उसका फोन चेक किया। उसके फोन में मीनाक्षी के फोन से बात हुई थी, ये तो सच था, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि उसी ने इन सब का कत्ल किया है क्योंकि समायरा के पापा चोर थे। परिवार की हिस्ट्री भी ऐसी थी जिसकी वजह से समायरा की बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर मैंने ऐसा किया होता मैं आपको फोन क्यों करती? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन दुर्भाग्य से सीसीटीवी बंद थे। वो पहले से ही बंद कर दिए थे। पुलिस को विश्वास हो गया कि समायरा ने ही कैमरे बंद किए होंगे। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया जिससे पता लगा कि उन सब की मौत जहर से हुई है और ये जहर एक मिठाई में था। समायरा ने उनको बताया कि इस हादसे के एक दिन पहले वो अपने दोस्त रोमिल की शादी में गए थे और वहीं से मिठाई लाए थे। छानबीन में पता लगा कि रोमिल ने उन्हें जहर वाली मिठाई दी थी क्योंकि वो सिद्धार्थ और उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ और मीनाक्षी की मौत के बाद वो पूरे का पूरा बिजनेस हड़प सके।
वो उनकी तरक्की से काफी जलता था। पुलिस ने समारा को छोड़ दिया था। अब वो सुरक्षित थी और इस केस का मुजरिम रोमिल जेल में था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।